पोस्ट बना दो, ठीक है। तो ये मेन आंसर इसका ये होगा। अब देखो इसमें रेडियस कितना होता है, इसमें देखो मॉड्यूल में ऑलरेडी आपको लिखा दिख रहा होगा। जो बेरिलियम होता है उसका रेडियस होता है 0.45 और एल्युमिनियम का रेडियस होता है 0.535। जो बेरिलियम होता है उसका रेडियस है 0.45 एंगस्ट्रम और जो लिथियम होता है उसका सॉरी एल्युमिनियम होता है इसका होता है 0.535। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों में जो मेन सिमिलरिटी देखी गई उसी की वजह से क्या हुआ, ये देखा गया कि बेरिलियम और एल्युमिनियम भी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो समझ में आ गया आपको, बेरिलियम का जो साइज होता है दैट इज 0.45 एंगस्ट्रम, 0.45 एंगस्ट्रम और एल्युमिनियम का जो साइज होता है दैट इज 0.535 एंगस्ट्रम। तो ये जो साइज है इसका साइज में डिफरेंस था, तो उन्होंने जो कंपैरेटिवली उन्हें ज्यादा बेटर वो लगा, उन्होंने वो आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो चार्ज होता है अपॉन वॉल्यूम रेशियो सेम होना चाहिए। सेम होने की वजह से बेरिलियम और लिथियम क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों सेम शो करते हैं, इसमें मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, साथ साथ आप लिखते चले जाओ तो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि थोड़ा लर्निंग पोर्शन ही है। तो इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज, सेकंड इज मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो हाँ मेन चीज यही है कि सिमिलर प्रॉपर्टी आयनिक के फॉर्म में रहेगी, ध्यान रखना, इसीलिए कंपाउंड बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज, सेकंड है बेरिलियम और थर्ड वन इज एल्युमिनियम। एक्चुअल में क्या होता है, आयनिक फॉर्म को हम ज्यादा क्यों लेते हैं, जबकि आप कंपाउंड बना रहे होते हैं या जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आयनिक फॉर्म में ही आ जाता है, क्योंकि रिएक्शन वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं करेगा, वो आयनिक फॉर्म में ही किसी के साथ कंबाइंड होगा, रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयनिक को ही प्रिफर करते हैं। अब देखो इसमें पहला सिमिलरिटी क्या है, आपने इसे बर्न किया किसमें, अगर कलर देखेंगे हम, कलर किसमें, टू बेंसन बर्नर। जो आप अगर इसे बर्न करोगे, देखो बेंसन बर्नर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बेंसन, तो उसने कहा कि आप मुझे भूलो मत बिल्कुल भी, कहीं आप लोग भूल जाओ मुझे। तो उसको याद रखने के लिए हम उसका जो बर्नर उसने दिया था उसको उसके नाम से कहते हैं बेंसन बर्नर। बर्नर है जहां पे आप किसी भी चीज को हीटअप करोगे, और बेंसन उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने बर्नर दिया था, इसीलिए बेंसन बर्नर बोल दिया। अब आप जैसे आप इसे हीटिंग करोगे, किसको, बेरिलियम को या एल्युमिनियम को, तो यहाँ पे कोई भी कलर डेवलप नहीं होगा, नो कलर विल बी डेवलप्ड। ठीक है, कोई भी कलर नहीं आएगा। तो ये दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी है कि जैसे आपने क्या किया, उसे बंसन बर्नर में हीटिंग करी, तो हीटिंग करने से क्या होगा, हीटिंग करने से उसमें क्या आएगा, कलर डेवलप नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, जैसे आप हीटिंग करोगे दोनों में कलर डेवलप नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा लर्निंग है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबल इन एयर। अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इन एयर, तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं जनरली। अब आप कहोगे ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, अगर सपोज करो कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली, जैसे आपने आयरन देखा होगा, आयरन काफी टाइम बाद क्या होता है, रस्ट हो जाता है, यानी एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने के बाद वो खराब हो जाता है। तो कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आप बाहर रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं। हाँ देवकर, तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट को अगर आप एयर में रखोगे तो वो कितनी देर तक टिका रहेगा, यानी कि इसी फॉर्म में रहेगा, वो ऑक्सीजन के साथ या कोई और
गैस है जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन ना करे, तो ये क्या होते हैं, एयर में रखने के बाद भी ये स्टेबल होगा, तो ये भी स्टेबल होता है। एल्युमिनियम आपने देखा होगा जनरली वैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये तुरंत ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन होता क्या है कि वो एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में बनाता है, वो एक ऐसी लेयर बना लेता है जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जो आगे उसे रस्टिंग नहीं करने देती, यानी उसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्टेबल रहता है काफी टाइम तक, तो ये भी स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल होगा इन एयर। अगर आप एयर में रखोगे तो खराब नहीं होगा, ये मतलब ऑक्सीजन या किसी भी अदर गैस के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सेकेंड पॉइंट था स्टेबिलिटी, तो दोनों की कॉमन क्या है ये, दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट देखो इसमें आता है सॉल्युबल, solubility या solubility in ammonia। अमोनिया इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट होता है, अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आप इसे इसको डालोगे, जैसे मैंने बेरिलियम को इसमें मिक्स अप किया, तो ये इसके साथ क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ये इसके साथ मिक्सअप नहीं होगा, इनसॉल्युबल। और ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल, यानी कि ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा, ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा। अमोनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो जनरली ज्यादातर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक के साथ ज्यादा डिसॉल्व होगा। जो इनऑर्गेनिक होगा जैसे वाटर होता है, वाटर के साथ इनऑर्गेनिक चीजें ज्यादा डिसॉल्व होंगी, ऑर्गेनिक चीजें कम डिसॉल्व होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, बेरिलियम को मिक्सअप करेंगे अमोनिया के साथ या एल्युमिनियम के, तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अब देखो पेरोक्साइड किसे कहते हैं, सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये सब ऑक्सीजन से रिलेटेड होते हैं। जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड, और जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होता है तो दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। देखो -1 हो गया तो पेरोक्साइड, और अगर -12 हो गया तो दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो अगर ये बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बनाने की जो इसकी टेंडेंसी होती है वो नहीं होती, यानी ये इनके साथ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। जैसे आप इसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो ये ऑक्साइड बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा। -12 हाफ है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की बहुत सारी वैलेंसी होती है। देखो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, अगर उसने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया तो इससे आप लोगों ने पता है आपको ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड हम कब कहते हैं उसे, जैसे सोडियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मींस वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर उसकी -1 होगी तो उसे कहेंगे पेरोक्साइड, अगर -12 होगी दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से इसको नोमेनक्लेचर किया हुआ है इसमें। तो जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। हाँ, -12 इज पॉसिबल, पॉसिबल ऐसे होता है क्योंकि O2 मिलके एक बनाते हैं, इसमें माइनस का हाफ इससे लिख दिया मैंने, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये दो मिलके एक बनाएंगे, ये होता है O2-1। तो O2-1 हो गया तो मैंने क्या किया, O का हाफ दिखा दिया। ठीक है, जनरली ये दो मिला के एक गेन करेंगे। ठीक है, हाँ ये आगे हम डिस्कस करते हैं। हाफ नहीं होता है जनरली, लेकिन क्या होता है कि दो को मिला के एक कर, जैसे मैंने कहा हाफ एटम, जब हम क्या करते हैं बैलेंसिंग करते तो हाफ दिखा देते, तो हाफ होते नहीं है, लेकिन क्या होता है बैलेंसिंग में हम उसे शो कर सकते हैं। अब तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, दोनों के दोनों नहीं बनाते। तो ये कौन सी हो गई, 4 प्रॉपर्टीज की यहाँ पे लिख दी मैंने, इसे जल्दी लिख लो अब एक बार, बस 1-2 और रह गई हैं और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपको कहा, आप ये दोबारा भी पढ़ोगे, एस ब्लॉक चैप्टर में दोबारा है आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो क्या होगा, इससे कई चैप्टर आपके रिड्यूस हो जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप आगे कई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। देवकर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ पूछो। आप चैट में लिख के भेजना मुझे क्या कहना चाह रहे हो आप। ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। ओके ओके। अब नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, तो ये लर्निंग पोर्शन है, इसे आपने याद रखना है, क्योंकि आगे आपको हम प्रूफ करके भी बताते हैं, क्योंकि आगे कई चीजें आप लोग पढ़ चुके होते हैं तो वहां पे हम इसे प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और आपको कई चीजें अभी पता नहीं है, और धीरे धीरे जब पता हो जाएंगी तो एक्सप्लेन करना क्या होगा और आसान हो जाएगा। फिफ्थ में आता है रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, कौन बताएगा, 1 और 2। इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने कहा इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। हाँ वेरी गुड सार्थ, अद्वैत, और बाकी मिसिंग हो गए, उर्वी सही है और ईसा मिस कर गए। रिड्यूसिंग, देखो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। रिडक्स, हाँ अंश गांधी सही कहा आपने। देखो इसको कैसे समझोगे आप लोग, रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन गेन होना, रिडक्शन मीन्स गेन। तो रिड्यूसिंग उसका अपोजिट कर दो, लॉस। रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैंने कहा LIC एजेंट क्या करेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर क्या हो गई, जैसे मैंने कहा LIC एजेंट, आपको LIC एजेंट बना दिया तो क्या करोगे आप लोग, खुद की LIC करवा दोगे हैं। ये LIC किसकी करेगा, दूसरे एटम। LIC किसकी कराएंगे यहाँ पे हम, अदर्स एटम। आप किसकी LIC करोगे अगर आप LIC एजेंट हो गए तो, दूसरों की LIC कराओ। तो ऐसे रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन करेंगे। और दूसरे का रिडक्शन कब करेंगे, दूसरे का रिडक्शन करने का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना आपने। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन कब दोगे आप, जब आप खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, यानी इलेक्ट्रॉन को दूसरे के लिए प्रोवाइड कराना, ये लो इलेक्ट्रॉन, तब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का रिडक्शन कराएंगे, यानी उसके खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, ध्यान रखना। और ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी जिसके खुद का रिडक्शन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो देखो इसकी रिड्यूसिंग पावर यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर क्या होगी। अब रिड्यूसिंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन को, अब देखो बेरिलियम क्या होता है, फुली फील्ड होता है, आपको पता है। अब जब फुली फील्ड होगा तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों की जो रिड्यूसिंग पावर होती है लगभग लगभग कम हो जाती है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, लो होती है। इसके और भी फैक्टर हैं जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, आपको एक आदि बताया, अभी और भी हैं। ठीक है, वो आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ज्यादा पॉइंट आएंगे। तो इन दोनों की रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगी। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, देखो इन दोनों के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। या दो जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी मिडिल वाले होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, या जो एसिड की तरह एक्ट करते हैं और बेस की तरह एक्ट करते हैं, बात एक ही है। क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बेस और हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको दो अलग अलग लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, ये भी सही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ये भी सही है। क्योंकि एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ,
और बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ। तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं या जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। तो ये इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। आपने देखा होगा बीईओ एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और इसके अलावा इसका हाइड्रोक्साइड भी बना दो, बीईओएच का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड बना दो, तो ये क्या होंगे, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो दोनों सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो देयर इज अ 6 प्रॉपर्टीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो यू हैव टू लर्न। अब इसमें देखो एक और पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको मैं उसके कुछ टर्म्स बताऊंगा, जैसे मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस कौन सी होती है, या सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट होता है। इसको मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा और ऑफलाइन में भेज दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर के साथ होगा, क्योंकि वो भी क्या है, लर्निंग पोर्शन है। आज आपका मैथ्स का लेक्चर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आप मैथ्स के लेक्चर के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसे रिवीजन कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। देखो विद इन 1 लेक्चर में ये पूरा का पूरा जो आपका पीरियोडिक टेबल है ये फिर से रिवाइज हो जाएगा। आप चाहोगे तो आप देखो, अगर 2 तरीके की स्टडी होती है, देखो स्टडी में क्या होता है, एक होता है स्टडी को आप आसान बनाते, यही काम किसने किया था, पीरियोडिक टेबल ने, कि आप स्टडी को इजी कर दो। आप जितना इजी करोगे उससे उतना आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। और एक होता है आप उससे क्या कर दो, टफ बना दो। तो टफ नहीं बनाना, हमको इजी बनाना है। तो इजी बनाने के लिए अगर आपने इसे जो पूरा हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप उसे एक और लेक्चर 45 मिनट्स में भी पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कई कॉन्सेप्ट क्या होंगे, रिवाइज और बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिविजन करते हैं, एक आध में पॉइंट बता के इसको हम रिविजन स्टार्ट कर देते हैं इसमें। और एक और मीटिंग ज्वाइन करना है जिसको, उसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक हमने जो पढ़ा है, और इसके जो मेन पॉइंट है हाँ उसमें हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप पे कोई डाउट है इसमें, जो मॉड्यूल के डाउट्स होंगे तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं, या मैं उसके पूरी ऑफलाइन आपको वीडियो भेज ही रहा हूँ, जिसमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे जो टफ हैं, जो आपको नहीं आए समझ में, उसका वीडियो लेक्चर, क्योंकि हम मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसका कोई भी चीज का लेफ्ट ना रह जाए, और ऐसी ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको इसमें ना आए। उसकी क्या शॉर्टकट ट्रिक है कि आप विद इन सेकेंड इसके आंसर करो, पूरा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल। देखो इसमें एक और वर्ड आता है, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज, ब्रिज एलिमेंट किसे बोलते हैं, व्हाट इज ब्रिज एलिमेंट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज। ब्रिज का मीनिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको कहा सबसे पहले आप उसकी मीनिंग जानो, इसका काम क्या है। नहीं, अद्वैत मिसिंग हो गए। ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज, सही कहा आपने, एक लैंग्वेज में आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पाथ, अंश गांधी के अकॉर्डिंग दिस इज पाथ, और अद्वैत ने मेटलॉइड बोला था अलार्म, वेरी गुड, अलार्म बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा नहीं, ईशा मिसिंग हो गए। देखो ब्रिज का काम क्या होता है, मेटलॉइड भी आपने, योर थीम इज करेक्ट अद्वैत, ईशा राइट, एब्सोल्युटली राइट। कैसे, मेटलॉइड किसको कनेक्ट करता है, मेटलॉइड किससे कनेक्ट करेगा, मेटल को एंड नॉन मेटल। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका कि ये ब्रिज का काम करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और पॉइंट है जिसमें हम आएंगे, वो पॉइंट है यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड होता है। अब पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, ब्रिज का मतलब बिल्कुल सही है, कनेक्ट करना दो चीज को, दो ग्रुप को आपस में कनेक्ट करना, ब्रिज का काम कर रहा है, यानी एक से दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिज एलिमेंट हम यहाँ पे कहते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम ब्रिज एलिमेंट कहेंगे, क्यों, अभी मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। एक स्टेटमेंट है देखो,
इसीलिए नोट्स में भेजता नहीं कि आप यहीं से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़े नहीं होते, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। लिखने का कम होता है हमारे पास, प्रैक्टिस का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्रिज एलिमेंट मींस थर्ड। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो 13 से लेके और 17 ग्रुप तक मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। 13 में कौन सा हो गया, देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब इसमें थर्ड पीरियड कौन सा है, ये वाला। अब 14 में आ जाओ, 15 में आ जाओ, नारियल पानी आज सब बिके। 16 में आ जाओ, ये होगा ओल्ड स्टाइल से टेपो। अब 17 में आ जाओ, ये होगा फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अब इसमें देखो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट, अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट की खास बात क्या होती है, देखो जो सेकंड वाले होते हैं छोटे एलिमेंट है। आप देखो अगर घर में आप छोटे हो या आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो क्या होगा, वो शरारत बहुत करता है। वो उसको कोई कहता भी नहीं कोई ज्यादा, मतलब वो डिफरेंट एक्टिविटी शो करेगा, कुछ भी करेगा तो क्या पेरेंट्स उसे कम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो छोटा होता है उसको सब लोग क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं। आप कहोगे उससे नहीं कहा, मुझे कहा उस चीज के लिए, क्यों, क्योंकि वो छोटा है। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, छोटे एलिमेंट। और जब ये छोटे एलिमेंट होते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने अदर मेंबर्स। देखा होगा आप लोगों ने छोटों की जो बिहेवियर एक्टिविटी होती है, कोई मेहमान आएगा या कोई भी आएगा तो दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और आप बिल्कुल रिस्पेक्टिव वे में बैठे हो, साइलेंट उसमें, और वो क्या करेगा, हरकतें करेगा छोटी मोटी, डिफरेंट टाइप्स, दे शो डिफरेंट एक्टिविटी, राइट। या आप छोटे होंगे तो आप ज्यादा एक्टिविटी शो करते होंगे एज कंपेयर टू योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। व्हाई, बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होता है इनका, छोटा साइज होता है। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल इनके पास नहीं होता है। अब जब छोटा साइज होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना उनके पास, देखो जो सेंस ऑफ ह्यूमर या जो थिंकिंग लेवल होती है कम होती है, उन्हें पता नहीं होता है कहाँ पे कैसा बिहेव करना होता है। तो इनके पास भी यही होता है, जो सेकंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अदर्स से। ये सारे के सारे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, काफी प्रॉपर्टी इनकी इनसे मैच नहीं करती, यानी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, जो मेन एलिमेंट है जो इसको इससे कनेक्ट कर रहा होता है, वो कौन सा होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। कोई भी जो जनरल प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ोगे कि इसमें जो प्रॉपर्टी टिपिकल प्रॉपर्टी आएगी, वो ये लोग आपस में सिमिलर शो करते हैं, ये लोग सिमिलर शो करते हैं, और ये क्या करेगा, उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो ये क्या काम कर रहे हैं, सबसे ब्रिज का काम करते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो दैट इज वाई थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। क्लियर हुआ या और इसको अलग तरीके से समझाना है, इज इट क्लियर। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मैंने आपको रीजन भी बताया था। क्या होता है, स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं घर में तो सब कहते हैं कोई बात नहीं करने दो इसलिए जो कर रहा है ये, उसे कहते नहीं है। सेकेंड वन इज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है इनके पास, यानी उनके पास थोड़ी थिंकिंग लेवल कम होती है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, अब्सेंस होता है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है। तो इस रीजन की वजह से क्या होता है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं दे शो डिफरेंट या एबनॉर्मल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। हाँ सही का अंश, यू आर राइट। तो ये आपके क्या हो गए, दिस थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं शुरू से लेके विद इन, देखो केवल 45 मिनट्स लगेंगे और पूरा चैप्टर रिवीजन, इसीलिए रिवीजन में कम टाइम लगता है। जब भी आप रिवीजन करोगे और उसमें क्या होता है, मेन पॉइंट को हम ज्यादा फोकस करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन है जो उसमें बनते हैं ज्यादातर।
देखो रिवीजन में आते हैं हम लोग, रिवीजन में फर्स्ट आता है आपका, रिवीजन में डोबरनियर ट्रेड्स, डोबरनियर ट्रेड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स? ट्रेड्स के लिए क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड्स या ट्रेड्स, जो भी कहते होंगे आप लोग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड्स या ट्रेड्स? एनीवन? आप इससे, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स? होता क्या है ये, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ वेरी गुड अदिति, राइट है। ट्राई, ट्राई से बना हुआ है, ट्राई, ट्राई, एट, ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, तो इसीलिए इसका नाम ट्राई रखा। डोबरनियर, हाँ बिल्कुल सही आदित्य मयकर, डोबरनियर तो साइंटिस्ट का नाम था। हाँ रुजुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ट्राई वर्ड उसने यूज क्यों किया? ट्राई का मतलब होता है तीन, तो उसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया। मैंने कहा था हर एक के नेम का मीनिंग होता है, ठीक है। तो उसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, इसीलिए उसने ट्राइड्स वर्ड रखा है, इसका नाम ट्राई। और किसने दिया था? गिवन बाय डोबरनियर। डोबरनियर साइंटिस्ट का नाम था, और उसने ट्राई वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि उसने कहा, उसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए। और खास बात क्या थी, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। फिर उसने क्या देखा कि जो एटॉमिक मास होता है मिडिल वाले का, एटॉमिक मास जो मिडिल वाले का है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन यानी 23। तो ये आपका पहला लॉ था डोबरनियर ट्रेड्स, ठीक है। तो डोबरनियर ट्रेड्स लर्न करना आपने कि एलिमेंट उसने क्या क्या ही, उसने किसके तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड उसने क्या देखा कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो दिस इज डोबरनियर ट्रेड्स। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें एलिमेंट दे दिया जाएगा कि कौन सा शो होता है, आपको जो 5 ग्रुप बताए हैं उसे लर्न करने हैं इसमें, और वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डोबरनियर ट्रेड्स में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वन आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि न्यूलैंड के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? आंसर करो अगर इफ यू नो। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड, सार्थ ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड सार्थ। और इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रुजुल सही है, श्वेत, आदित्य मयकर, अंश गांधी मिस हो गया, बाकियों ने सही दिया है। अद्वैत देवकर वो तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंडलिप में भी नहीं था, नहीं मिस कर गए अद्वैत देवकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ आपसे। आंसर इज 56। आपको एक क्विज भी करवा सकता हूं मैं, क्विज जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होंगे कि कौन सबसे जल्दी और ज्यादा आंसर देता है, क्विज टाइप से। इसमें क्विज जिसमें कि क्या होगा, आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं केवल। तो ये होता है कि न्यूलैंड के टाइम पे क्या होता है, 56 एलिमेंट वर नोन, ठीक है। उसने कहा था 56 हो गए, बस इतने ही होंगे, बाकी नहीं होंगे, जितने एलिमेंट थे सब मिल गए हमें। लेकिन कोई बता सकता है कि एलिमेंट हमें पहले क्यों नहीं मिले होंगे? वो 56 तो हमें मिल गए, लेकिन बाकियों में लेट क्यों हुआ होगा? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाकी में लेट क्यों हुआ, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? लेट क्यों मिले हमें बाकी? नो रिप्लाई, सोचो जरा कि हमें ये बहुत जल्दी मिल गए। हाँ सार्थ ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड सार्थ। सिद्धि बिल्कुल सही है, अंश गांधी बिल्कुल सही, और अद्वैत ठीक है लगभग, आनंद सही है, वेरी गुड। देखो होता क्या है कि जो एलिमेंट नेचर में सबसे ज्यादा होगा, जो एलिमेंट, सोचो आप, जो एलिमेंट नेचर में सबसे ज्यादा होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, आप उसे जल्दी देख लोगे ना। ये तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या डिस्कवर करना, ऑक्सीजन तो हमारे आसपास ही है,
नाइट्रोजन पूरे इसमें घूम ही रही है, आप जैसे एयर को देखोगे इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। यानी जो लार्ज क्वांटिटी में उसको ढूंढना, डिस्कवर करना क्या है, आसान है, बहुत आसान है। तो जो ज्यादा अमाउंट में दिखे, जो जल्दी मिल गए हमें, वो क्या हुए, इजिली डिस्कवर हो गए। और वो एलिमेंट जो कम अमाउंट में थे और रेयर मिल रहे थे, लेस अमाउंट में थे, तो उनको क्या हुआ, मुश्किल हुई। सपोज कोई एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा रेयर है, जो मिल ही नहीं रहा हमें, तो जब हम बहुत ज्यादा डिस्कवरी करेंगे उसके बाद जाके हमें कहीं मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। अगर हम वहां पे नहीं पहुंच पाए तो हमें उस एलिमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, इनर्ट गैस इसीलिए क्या थे, बाद में हुए, क्योंकि वो तो किसी से कंबाइन नहीं हो पा रहे थे और उनकी क्वांटिटी भी क्या थी, कम थी। हाँ, और किसी को हमें बनाना भी पड़ा। कई एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, आर्टिफिशियल हैं, जैसे एक्टिनॉइड वाले। एक्टिनॉइड जनरली मैन मेड हैं, इसको बनाया हुआ है। और लेंथेनॉइड में भी एक एलिमेंट है जो मैन मेड है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि लेंथेनॉइड का कौन सा एक ऐसे एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल या मैन मेड है, इसे देखना जरा आप लोग एक बार। लेंथेनॉइड का एक एलिमेंट है जो मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। और एक्टिनॉइड के कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं, यूरेनियम के आगे वाले, जो आर्टिफिशियल हैं, हमने बनाए हैं खुद। और कैसे, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा, जो बनते हैं सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से फॉर्म होते, यानी उसमें अल्फा बीटा गामा निकलते। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है, क्वांटिटी का है। जो मिलेगा ही नहीं तो डिस्कवर नहीं हो सकता। और अगर डिस्कवर करना है तो फिर हमें क्या है, आर्टिफिशियली फॉर्म करना पड़ेगा, अपने यहाँ बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। विच एलिमेंट, हाँ, मेन मेड होते हैं आफ्टर यूरेनियम। जनरली अंश गांधी, यूरेनियम होता है जो अर्थ में मिलता है, दिस इज वेरी हार्मफुल, और बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे लिए, इसे एक्सप्लोसिव होते, बम बनते हैं यूरेनियम के, आपने सुने होंगे। ठीक है, तो यहां से अब आपको नेक्स्ट है इसमें, न्यूलैंड्स में क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, देखो नाम में सब कुछ रखा हुआ है, ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स क्या था, ऑक्ट मीन्स 8। तो उसने कहा हर 8 एलिमेंट क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा पीरियोडिक टेबल में। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्योंकि न्यूलैंड के टाइम में क्या डिस्कवर नहीं था, नोबल गैस डिस्कवर नहीं थे। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, हाँ, सारे गामा पादानीसा, वेरी गुड, डोरे। तो यहां से क्या होगा फिर, सोडियम आ गया, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। उसने यही कहा, डो रे मी फा सा ला टी, अद्वैत, ओके। तो यहां से एवरी 8 एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। ओके ओके अंश गांधी, तो यहां से या सारे गामा पादानीसा, या जो आप कह रहे हो डोरे मोस्टी, जो भी है, तो यहां से क्या है, सारे गामा पादानीसा। तो दिस इज द म्यूजिकल नोट। उसने वो म्यूजिक बहुत सुनता था, तो उसने, हाँ, ये वेस्टर्न म्यूजिक है, वेरी गुड। तो दोनों का मतलब सेम है कि एवरी 8 एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिकल नोट, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम हो। ये न्यूलैंड ने कहा था, बहुत सारी इसकी डिमेरिट्स थी, वो डिमेरिट्स हमने डिस्कस की हुई थी। तो इसमें से मेन चीज जो आपको मैंने बताया वो था एलिमेंट। इसके बाद आया कौन, इसके बाद आया था लोथर मेयर। लोथर मेयर, लोथर मेयर ने कहा कि ऐसा है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा हर एक से। ठीक है, तो उसने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम मीन साइज हो गया, और दूसरा उसने लिया एटॉमिक मास। इन दोनों के बीच में उसने ग्राफ खींचा। ठीक है, अब उसने क्या देखा कि ग्राफ अगर कुछ भी इस तरीके से आया होगा, तो उसने स्टडी करी। तो जितने एलिमेंट उसमें नोन थे उसके बीच में उसने देखा कि जो एलिमेंट टॉप में है वो कौन से एलिमेंट है जो टॉप में है, कोई बता सकता है। जो देखो टॉप वाले का हिसाब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो एलिमेंट टॉप में है उसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है, यानी एटॉमिक साइज ज्यादा है। वेरी गुड अदिति, बहुत सही आंसर।
देखो क्लियर कट रुजुल बिल्कुल सही कहा आपने, अंश गांधी सही है। तो आनंद मिसिंग हो गए थोड़े सा। तो यहाँ पे उसने कहा, देखो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि जो एलिमेंट उसने टॉप में रखे हैं उसका साइज क्या होगा, तो वॉल्यूम मीन साइज, तो उसका साइज भी बड़ा होगा। देखो अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज वाला होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एल, एल आई एन ए के, इस तरीके से बढ़ता चला जाए। टॉप में एल्कली मेटल्स को रखा उन्होंने, एल्कली मेटल। तो यहां से ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें अलग अलग आते हैं, एल्कली मेटल कहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो आपके कौन से हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे रखे हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं, और एल्कली मेटल कहाँ पे रखा हुआ है, हेलोजन कहाँ पे रखे हुए हैं। जितने उसके पास नोन थे उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्चुअल में उसने ऐसे ग्राफ नहीं बना दिया, ये उसने पहले लिथियम का देखा, लिथियम का वॉल्यूम कितना है, एटॉमिक मास कितना, उसने यहाँ पे लाइन खींच दी। सपोज करो उसने ऐसे लाइन खींच दी, ये वाला पॉइंट। उसके बाद उसने किसका, बेरिलियम का देखा, फिर उसने ऐसे लाइन खींच दी। फिर उसने अलग देखा बेरिलियम के बाद, सपोज उसने बोरोन देखा, उसके बाद कार्बन, तो उसने एक लाइन खींची। फिर उसके बाद उसने मिला के देखा, उसने देखा कि जो प्रॉपर्टी मैच कर रही हो इस तरीके से मैच कर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है ये, पहले उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा एटॉमिक वॉल्यूम और मास का लेसन करके कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, मास कितना है और वॉल्यूम कितना है, ऐसे लाइन रखी। फिर इसको आपस में मिक्सअप किया उसने, तो उसके बाद उसने फाइनल कंक्लूजन निकाला, ठीक है। और इसकी खास बात क्या थी कि जो मेंडलीफ ने बनाया था वही इसने भी बनाया। दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आया था, दोनों का जो कंक्लूजन था वो क्या था, लगभग सेम था। दोनों का कंक्लूजन सेम था। और तो इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ क्या दिया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि फिजिकल